मेरा कर सकते हो कोई आदमी एक वीडियो हाँ रिकॉर्ड कर। हाँ प्लीज। पीछे से वो रिकॉर्ड करना है। आपने तो बोला और है दौरान मैं हिंदी और पत्रकारिता विभाग के कई शिक्षकों से मेरा इस तरह से परिचय हुआ। फिर मल साहब से हमारी लगातार बातें होती रही। तो आज हमें जो अवसर प्रदान किया मल साहब ने, मैं बहुत ही आभारी हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले बिहार के दौरे पर था, वहाँ कई कॉलेजों में जाने का मौका मिला। तो मैं ठीक है कि मैं मूलतः पेशे से पत्रकार हूँ और करीब 31-32 सालों का सफ़र मैंने पूरा किया है। 1991 में मैं जब दिल्ली गया तो 2 महीने के भीतर ही भारतीय जनसंचार संस्थान का इश्तहार निकला और मैंने उसका परीक्षा दी और वो परीक्षा मैंने कंप्लीट की। और फिर ठीक मार्च में मैं गया था और जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ। और फिर उसके बाद सिविल सर्विस की जो तैयारी होनी थी वो एक तरह से मैंने स्थगित करके पत्रकारिता को ही पूर्णकाली अध्ययन और व्यवसाय दोनों का अपना जरिया माना। तो मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ और मैंने अपने आर्थिक पत्रकारिता को चुना। एमए मैंने इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो लेकिन आमतौर पे जो एक जर्नलिस्ट बनते हैं या जर्नलिज्म फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको करीब करीब उनको जर्नलिस्ट के बजाय जर्नलिस्ट जो एक तरह से बनना पड़ता है। और जिनकी अखबारों में रुचि होती है, पत्रिकाओं में रुचि होती है, मीडिया जो एक समय के अंतराल में नई नई तकनीकों से रूबरू होता है। क्योंकि मैं जो आज का टॉपिक मल साहब ने और पत्रकारिता के जितने फैकल्टी हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो मुझे बताया गया, मैं थोड़ा सा एक टू वे कम्युनिकेशन आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि सर ने भी कहा कि आपके जितने सवालात होंगे वो मैं निश्चित रूप से उन्हें लेना पसंद करूँगा। तो कुछ चीज़ें ओवरव्यू के तौर पे ही मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ। जो आधे घंटे का समय मुझे बताया गया है। 1 घंटे का समय। अच्छा, 1 घंटे का समय है, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने ये कहा था कि मीडिया, जिसका नाम पहले पत्रकारिता होता था, क्योंकि अब इतने तकनीकों से सुसज्जित हो चुका है, जैसे कि ऑडियो विजुअल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, वेबसाइट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सोशल मीडिया का एक समानांतर एक बहुत बड़ी दुनिया बन चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी 20 लाख करोड़ का निवेश अगले 10 साल में होना है। तो इन मीडिया के तमाम माध्यमों के बीच में जो आपके जैसे नौनिहाल आकर अपना कैरियर बनाते हैं, अपने आगे के सपने देखते हैं, और भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारत के जनजीवन को आप प्रभावित करने का कार्य जो आप अपने पेशे के जरिए करेंगे, उस पर एक सम्यक समीक्षा होनी जरूरी है। अब जैसे बतौर पत्रकार मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ परिचय दे दूँ कि आईएनसी में डिप्लोमा करने के बाद मैंने फ्रीलांस किया, क्योंकि वो प्रिंट का दौर था। कई सारे अखबारों में लेख लिखे, जो कि किसी भी पत्रकार के लिए एक बड़ा सपना होता है कि वो अपने समाज और देश के तमाम सवालों को लेकर के अपने लेख, विचार, रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया वो किसी न किसी माध्यम के तरीके से व्यक्त करे, और वही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो मैंने भी जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, कुछ हिंदी अखबार और एक आध दो छोटे अंग्रेजी में मैंने लिखा, मेरे लेख छपे। फिर राष्ट्रीय सहारा में 1 साल के बाद नौकरी मिली। राष्ट्रीय सहारा में जो नौकरी मिली वो उनका एक तरह से रिसर्च विंग था, जिसके जरिए उनका एक वीकली सप्लीमेंट हस्तक्षेप आया करता था। हस्तक्षेप भारत के तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों में बड़ा ही रिसर्च पर, मुद्दे पर वो एक तरह से सप्लीमेंट निकलता था। उसकी रिसर्च विंग थी सहारा में, जो कि नोएडा में ऑफिस था उनका। उसमें मैं करीब 10 साल रहा और मुझे मीडिया और अर्थशास्त्र विषय दिया गया, जिसके कई मुद्दों पर मैंने रिसर्च करके और उस पर लेख, इंटरव्यू, साक्षात्कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके वो मैं निकालता था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सहारा के बाद मैं मेन स्ट्रीम उनके अखबार में आ गया। तो इकोनॉमिक ब्यूरो मुझे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री, और मुझे लोकल और स्टेट के बजाय सीधे नेशनल ब्यूरो के तरह से जिम्मेवारी दी गई। तो मैं फिर जो उनके अलग अलग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते थे वो कवरेज करने का, उसमें अपने रिपोर्ट, आर्टिकल वगैरह लिखने का मौका मिला। फिर मैं राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल को, जिसमें मुझे लिखने का लोगों ने मौका दिया।
राष्ट्रीय सहारा में छोड़ करके फिर मैं दैनिक भास्कर गया। वहाँ मैं इकोनॉमिक्स आर्थिक विंग का उनका मैं एक तरह से हेड था दिल्ली का। फिर मुझे बॉम्बे ट्रांसफ़र किया गया, तो बॉम्बे में भी गया। सहारा में भी रहते हुए मुझे 99 जो कारगिल वॉर के बाद जो चुनाव हुआ था वो पूरे महाराष्ट्र भी हमें दिया गया, तो 3-4 महीने में वहाँ रहा। इलेक्शन रिपोर्टिंग के साथ साथ वहाँ की कुछ बिजनेस और कुछ बड़े नामचीन हस्तियों के, जिसमें कि बाला साहब ठाकरे भी थे, ऐसे सुनील दत्त थे, इन लोगों का भी मैंने इंटरव्यू किया उस दौरान। तो दैनिक भास्कर में रहने के बाद मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली रहती थी, तो मैं दिल्ली आना चाहता था, तो एक बिजनेस चैनल शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए और कुछ दिनों में चैनल शुरू होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने दैनिक भास्कर बॉम्बे को रिज़ाइन करके दिल्ली चला गया, लेकिन वो चैनल अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हुआ। फिर लोगों ने सलाह दी कि आप हिंदी में कोई आर्थिक पत्रिका शुरू करें, क्योंकि मेरा आर्थिक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट भी था। तो मैंने इकोनॉमी इंडिया नाम से आरएनआई में रजिस्ट्रेशन कराया, और वो हिंदी की पहली आर्थिक पत्रिका थी, कंप्लीट आर्थिक पत्रिका। और उसका मैंने जो कलेवर स्वरूप किया, मैं हर तरह की बातें करूँगा जो आपको एक तरह से कहीं आपके अनुभव संसार को समृद्ध करेगा, आपके कौतूहल को भी एक तरह से कहीं न कहीं उकसाएगा, और आपको आने वाले समय के लिए आपका एक रोड मैप करने की सुविधा करेगा। तो जो आर्थिक पत्रिका इकोनॉमी इंडिया मैंने जो शुरू की, तो मुझे मालूम था कि मीडिया का अर्थशास्त्र, मीडिया का भी अर्थशास्त्र है, यानी तो उसकी लागत और उसकी आमदनी, और कोई चीज़ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे आप समाज सेवा करते हो, चैरिटी करते हो, जिसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी आपको ध्यान में नहीं रखना हो। कहीं से तो पैसा आएगा, अब सब चीज़ें सरकार के खजाने और सरकार की सब्सिडी से कनेक्ट नहीं की जा सकती, तो आपको कहीं ना कहीं उसका माध्यम ढूंढना पड़ेगा, चाहे आप चंदे लें, चाहे आप कहीं से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लें, या कोई चीज़ों को आप शुल्क के तौर पर आप उसे बिक्री करें। तो जब इकोनॉमी इंडिया आई, तो मैंने ये सोचा कि इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि कंटेंट की क्वालिटी देखें या कंटेंट का वो प्रसार देखें। आम मान्यता है कि प्रसार के आधार पर ही विज्ञापन दिया जाता है। तो मैंने अपने पैर उतने ही पसारे जितनी मेरी चादर थी। तो इकोनॉमी इंडिया को मैंने लो बजट पर कम स्टाफ रखकर अपने कई ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रयास किए। और बैंकिंग का जो कलेवर था वो ये था कि कॉम्पिटिटिव बैंकिंग जो उस समय स्टूडेंट लोग लिया करते थे, जिसमें कि कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, आप याद करें पहले के दौर में कई प्रतियोगी मैगजीनें निकला करती थी। तो उस मैगजीन में जो न्यूज़ कैप्सूल होते थे वो, दूसरा जो डे टू डे का जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ मैगजीन जो होता है, और तीसरा रिसर्च मैगजीन जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली होता है। इन तीनों का एडमिक्सचर इकोनॉमी इंडिया को मैंने निकालने का प्रयास किया। और इकोनॉमी इंडिया को मैंने अलग अलग सेगमेंट में बांटा, क्योंकि इकोनॉमी इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट। तो नेशनल न्यूज़, रीजनल न्यूज़, इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज़, फिर उसका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन और हेल्थ है, फिर आपका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, ये सब इकोनॉमिक्स के पार्ट है। तो उसके हिसाब से मैंने सेगमेंट बनाया, उसी हिसाब से न्यूज़ की प्लानिंग करी, और छोटे कैप्सूल, कुछ बड़े रिपोर्ट और कुछ बड़ी खबर, स्टोरी और रिसर्च आर्टिकल। इस पर्सनालिटी का एक तरह से ध्यान में रख करके मैंने इकोनॉमी इंडिया निकाली, चाहे उसका प्रसार हो, विज्ञापन हो, प्रोडक्शन हो, एडिटोरियल पार्ट हो, पूरे देश में उसे फैलाना हो, उसको लेकर के मैंने बड़ी खड़ी मेहनत की। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट का कोई ब्रांड होता है, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तो उसका अपना भी विज्ञापन किया जाता है, उसके लिए खर्च किए जाते हैं, बाजार का उसका वेंचर कैपिटल तय किया जाता है। तो इकोनॉमी इंडिया चूँकि एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा निकाली गई थी, तो उस हिसाब से मैंने इसकी पब्लिसिटी मैं नहीं कर पाया कि ये एक बड़ा ब्रांड है, ये नाम तो बड़ा अच्छा था इसका, और इसका अंदर का कंटेंट भी बहुत हाई क्वालिटी का था। तो हमने इकोनॉमी इंडिया को समहाउ आगे निकाला, लोगों ने तारीफ की, लेकिन हर प्रोडक्शन में और हर काम में कुछ कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, तो कमियां भी होती हैं, कमियों पर काबू पाने का भी प्रयास किया गया। कालक्रम में 2 साल के बाद मैंने इसका अंग्रेजी वर्जन निकाला 2007 में, इकोनॉमी इंडिया इंग्लिश मंथली। तो हिंदी और इंग्लिश मंथली दोनों निकला, और 2018 तक ये कंटिन्यू निकला, अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, और लोगों की गुडविल की बदौलत, खास करके जो इकोनॉमिक्स फैकल्टी के जो थे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, उन्होंने इसे बड़ा पसंद किया। और मैं बता दूं कि इस दौरान मैंने अपने पत्रकारीय जीवन के तहत मैंने ये अनुभव लिया कि इस देश की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो
आर्थिक समस्या हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अलग अलग फील्ड की जो जन समस्या है उसका मूल कारण क्या है। तो मैंने अपने अनुभव, अपने लेखन, अपने चिंतन, अपने मंथन से ये मैंने निष्कर्ष निकाला कि इसकी समस्या है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि दो लोगों के कान खड़े होते हैं। एक तो भ्रष्टाचार करने वालों के कान खड़े होते हैं और जो भ्रष्टाचार को भुगतते हैं उनके भी कान खड़े होते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें पूरा समाज, देश, सिस्टम इन्वॉल्व है। हम आमतौर पर पॉलिटिशियंस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि उसके भी अगर तहों में जाएंगे तो उसके भी कई सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर हैं। यानी पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ना है, उन्हें चंदे चाहिए, अपने तमाम समर्थकों के कामों को चाहे लीगल हो या इलीगल हो उन्हें करना होता है। तो कुल मिलाकर के एक वेव, एक संजाल करप्शन का तय होता है। तो मुझे लगा कि करप्शन पर मैं किताब लिखूंगा, वह इतनी बड़ी किताब होगी कि करप्शन का इंसाइक्लोपीडिया होगा और करप्शन के हर फैक्टर जो जुड़े हैं। मैंने किसी की नेमिंग, सेमिंग और ब्लेमिंग जो अखबारों के रिपोर्ट में आता है, या कोई एक बड़ा कोई घोटाला लें, कोई एक घोटाला लें, आप हाल का पीएनबी घोटाला लें, आप पहले का चारा घोटाला लें, या कोई भी स्कैम करीब गूगल आप करेंगे तो करीब 1000 स्कैम उसमें आएंगे। तो उसके अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग किसी ने किताब लिख दी, उस पर वो व्याख्या की। मैंने सोचा कि जो मैं एक किताब लिखूंगा वह एक इंसाइक्लोपीडिया होगा और पूरी तहों में जाकर हर चीज़ की पड़ताल करेगा। और 2001 से मैंने उस किताब की एक तरह से तामीर की और वो होते होते 2015-16 चला गया, क्योंकि मैं इकोनॉमिक इंडिया पत्रिका निकालने के कार्य में बड़ी ही बुरी तरह से मशगूल था, समय का अभाव था। लेकिन 2015-16 के बाद मैंने उस किताब के काम को काफ़ी तीव्र बनाया और 2003-4 साल मैं दिन रात किताब में लगा रहा। इधर मीडिया की भी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि ऐड नहीं आ रहे थे, सारे छोटे मझोले लघु मीडिया जो थे उनको एलिमिनेट हो रहे थे, बड़े मीडिया आ रहे थे, तकनीकी का एक तरह से आगमन हो रहा था, प्रिंट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के बजाय अब तो खैर सोशल मीडिया का आगमन हो चुका है। तो इस दौरान जो मेरी किताब निकली 2019 में, तो इस विमर्श के दौरान मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मेरी किताब है क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। ये 6 वॉल्यूम में निकलना था, लेकिन मैं इसे कंसाइज करके 2 वॉल्यूम में निकाला और इसके कुल 9 चैप्टर हैं। और फिर उसके बाद ये किताब यदि सिस्टम की डायग्नोसिस है तो एक दूसरी किताब है जो सिस्टम की रिमेडी है, डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया। और ये किताब एक वॉल्यूम में ही क्यों निकली। और इस किताब की हिंदी है व्यवस्था परिवर्तन एक विमर्श, पहल एक नए भारत की रचना की। और इन दोनों किताब का कोरोना 2019 में किताब लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन कोरोना काल ने मुझे ये समय दिया, क्योंकि मेरे 2 प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर आनंद कुमार बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं जेएनयू के, वो मेरी किताब का डिस्कशन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, तो इसको चेयर करते हुए कहा कि मनोज जी, इस किताब को यदि आप हिंदी में नहीं निकालेंगे तो देश के पूरे उत्तर भारत की पट्टी में ये किताब के जो कंटेंट है वो जाएंगे नहीं। तो कोरोना काल ने मुझे ये समय दिया, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महायुद्ध, भ्रष्टाचार का इंसाइक्लोपीडिया, वह किताब भी एक तरह से मैंने एक तरह से पूरा किया। मैं चाहूँगा कि वो किताब भी आपको दे सके कि मैं दिखा दूँ। तो वो दोनों किताबें वो भी निकल गई। तो कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम की, अगर आप लीगल मैटर को छोड़ दें, स्ट्रेटेजिक मैटर को छोड़ दें, और तीसरा इंटरनेशनल मैटर को छोड़ दें, तो करीब करीब भारत देश के हर सिस्टम की पूरी जो पब्लिक पॉलिसीज है उसमें दखल करने का काम इस किताब ने किया है। और इस देश में आज़ादी के बाद 75 साल में हम अमृत काल मना रहे हैं। देश में कई उपलब्धियां हुई हैं, बड़ी बेमिसाल हुई हैं। इस किताब के एक चैप्टर में ये लिखा गया है कि ग्लोरी ऑफ रिपब्लिक, लास्ट चैप्टर है कि 75 सालों के क्या हमारी बड़ी उपलब्धियां रही। तो आज़ादी के बाद जितनी बड़ी योजनाएं, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बहुत सारे अभियान जैसे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हो, बहुत सारे मतलब कि बड़ा वो स्लोगन, जैसे कि पोलियो का एडिकेशन हुआ, अभी हाल में कोरोना का टीका मोदी सरकार ने दिया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद 91 के नई आर्थिक नीति के बाद जो देश की पूरी दिशा और दशा जो नए सिरे से निर्धारित हुई, उसे लेकर के और भी कई सारी जो गेम चेंजर स्कीमें हुई,
उसे लेकर के इस किताब का अंतिम चैप्टर हमारे लिए एक बहुत बड़े आशावाद को भी एक तरह से जगाता है और उस बात को तय करता है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं जो अब जिस टॉपिक पर आऊँगा कि जो मीडिया जो सब्जेक्ट है, आमतौर पे आप सब लोग जानते हैं, हमारे आदरणीय टीचर भी मौजूद हैं यहाँ पर और आप छात्र मौजूद हैं यहाँ पर। आमतौर पे मीडिया को जो कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा। आप इस बात को अगर गौर करें, चाहे बड़े नेता आप किसी भी जलसे में या किसी भी कार्यक्रम में कहें, या टीचर कहें, या हम जर्नलिस्ट कहें, या आम जनता कहें, चौथा खंभे के पीछे एक कहीं न कहीं एक परंपरागत एक कहावत और कहीं न कहीं एक इमोशनल एक शगल ही उसमें परिलक्षित होता है। लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया है, इसे कहीं संविधान में आप नहीं देखेंगे, कहीं विधान में नहीं देखेंगे। और आमतौर पे लोकतंत्र यदि लोकतंत्र का अगर ये चौथा खंभा मीडिया है तो उसे कहीं न कहीं एक संवैधानिक रूप से उसको रेटिफिकेशन होना चाहिए। आप संविधान की जो 395 या 97 धाराएं हैं, अलग अलग सेक्शन है, खंड है, उसमें आप सबको देखें आर्टिकल 1 से लेकर के लास्ट तक, तो चलिए कि आपका शुरू में प्रस्तावना है, फिर फंडामेंटल राइट आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है, फिर आपको जो है ना तीसरे जो लोकतंत्र का खंभा है न्यायपालिका, उसके सारे अधिकार दिए जाते हैं। 3 टायर न्यायपालिका है हमारी, सेंटर, स्टेट और नीचे लोकल बॉडी। 3 टायर हमारी एग्जीक्यूटिव भी है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी। 3 टायर हमारा लेजिस्लेचर भी है, यानी कि संसद, राष्ट्रीय पंचायत, राज्य विधानसभा, प्रांतीय पंचायत और नीचे स्तर पर जिले स्तर पर भी 3 टायर की 2 बॉडी। अर्बन बॉडी यानी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, जिला ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक पंचायत और नीचे ग्राम पंचायत। 3 टायर की ये लोकल बॉडी है, तो विधायिका का भी 3 स्तर है। अब चौथा हमारा मीडिया बचता है। तो मीडिया को लेकर के ये जो एक इमोशनल इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, मैंने किताब का और मेरी जो एक्टिविज्म चल रही है कि देश भर के तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तमाम जगहों पर मैं जाता हूँ, अलग अलग पब्लिक पॉलिसी पर व्याख्यान देता हूँ। जैसे कि अभी अमृतकाल चल रहा है तो कई जगह अमृतकाल पर, नई शिक्षा नीति चल रही है तो नई शिक्षा नीति पर, आपका G20 चल रहा है, कभी बेरोजगारी, कभी कृषि, जैसे ऐसे ज्वलंत सवालात हैं, उस पर हमारा ज़्यादातर एकेडमिक तरीके से होता है, पॉलिटिकल लाइन पर नहीं होता है। क्योंकि हर पॉलिटिकल रेजिम की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं, वो बात अलग है। लेकिन एकेडमिक मंच पर उन चीज़ों की केवल नीतिगत व्याख्या होती है। तो मीडिया के बारे में जो बात होती है, जो एक तरह से मेरे मिशन, मेरे 15-20 अगर मिशन है मेरे लाइफ के, जो एक्टिविज्म जो मैं कर रहा हूँ, उसका एक मिशन है कि मीडिया को सचमुच में एम्पावर करना और संविधान का सचमुच में लोकतंत्र का चौथा खंभा बनाना। और इस लोकतंत्र का चौथा खंभा यदि संविधान में ये इंसर्ट हो जाता है तो समझ जाइए ये दुनिया के इतिहास में और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी घटना होगी कि मीडिया भी संवैधानिक दर्जा पा लेगी। अब जब मैं मीडिया के संवैधानिक दर्जे की बात उठाता हूँ तो मैं 2 बातें और कहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक नीति होती है और हर चीज़ का एक देश में एक आयोग होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव जो बैठकें होती हैं, लेजिस्लेचर हाउसेज होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, उनका वर्कशॉप होता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे तमाम विधानसभा और संसद के तमाम पदाधिकारी उसमें भाग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। एग्जीक्यूटिव तो अपने आप में असली सरकार है और वह ऐसी सरकार है जिसकी उपस्थिति हर जगह है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का मतलब केवल वो सेंट्रल का कैबिनेट, स्टेट का कैबिनेट और नीचे स्तर पे नीचे का जो ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रधान और जिला प्रधान है वो नहीं है। वो विशाल नौकरशाही जिसकी इस पूरे मतलब अगर एक सेल बनाया जाए, आकाश गंगा बनाई जाए, तो एक चांद और सूरज दिखेगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में। वो जो तमाम तारे हैं वो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के समान है, वो हर जगह उपस्थित है और वो 24/7 जनता से जुड़े हुए हैं। आपका सांसद रोज और 24 घंटे नहीं मिल सकता, आपका मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, लेकिन तमाम ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग विभाग के अंग आपके साथ हमेशा रूबरू होते हैं। लेकिन वह नौकरशाही आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, वह जनसेवक कहलाती है। लेकिन आप लेटर एंड स्प्रिट में अगर आप देखें
तो क्या वो जनता की सही में सेवक है? वो सेवक है पॉलिटिकल मास्टर। इसीलिए पॉलिटिकल मास्टर जब सत्ता में आता है तो हर पुलिस और हर नौकरशाह की तारीफें करता है, और जब वो विपक्ष में होता है तो उनके खिलाफ लगातार बयान देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार के अंग बन जाते हैं, टूल बन जाते हैं, हैंड बन जाते हैं। और उन्हीं के जरिए जोगी जी भी अपनी हेकड़ी या अपनी सरकार चलाते हैं। वो पुलिस है उनका टूल, या उनका जिले का वह डीएम और वो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हीं को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में आप कहते हैं कि सांसद और विधायक आपकी अकाउंटेबिलिटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप किसी का गला पकड़ते हैं तो सांसदों और विधायकों का ही पकड़ते हैं। नौकरशाही भले वो आपकी नौकर है, आपके टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, लेकिन आप बहुत से बहुत जनता दरबार में जाकर के या कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाकर के आप शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आपके मंत्री, सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री को भी आप अलग अलग फोरम में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक राज्य, फर्ज कीजिए यूपी के 24 करोड़ जनता की एक एक शिकायत एक मुख्यमंत्री नहीं सुन सकता, एक भगवान भी नहीं सुन सकता जो सर्वशक्तिमान है। कहीं ना कहीं एक तंत्र, एक सिस्टम, उसके तहत ये काम होता है। तो मीडिया को, जो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का चौथा खंभे का संवैधानिक दर्जा, उसका जो मॉडल क्या होगा और किस रूप में आएगा, आज जिस रूप में हम सब देख रहे हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर के अखबार हैं, किसी के टीवी चैनल है, अब जो है यूट्यूब पर जो है निवेश हो रहा है। कई सारे इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मैंने भी बनाया हुआ है, सत्य असत्य और सत्य के नाम से। बड़े बड़े नामचीन जो पत्रकार हैं वह भी यूट्यूब पर आ चुके हैं। अलग अलग चैनलों की अलग अलग दुनिया दिख रही है। सरकार भी उन्हें नियंत्रण करती है। पहले तो वो खबर निकालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, उसके बाद में सरकार की सूचनाएं आती हैं, फिर सरकार के विज्ञापन आते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटर की, स्टेट की अपनी मीडिया जो मैकेनिज्म है वह एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो पत्र सूचना ब्यूरो के द्वारा जो सरकार की रोज बरोज की डेवलपमेंट होती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वह उन्हें जानना जरूरी है हर व्यक्ति को। तो वो पीआईबी के जरिए, स्टेट पीआईबी के जरिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। गवर्नमेंट की वह मीडिया से जुड़ने वाली, मीडिया से लिंकेजेस बनाने वाली वह एक अहम संस्था है। दूसरा डीएवीपी है, जो कि सेंटर के सारे भारत सरकार के जरूरी विज्ञापनों को रिलीज करती है, जो तमाम मीडिया को जाता है अपने अपने नॉर्म्स के तहत। स्टेट के, हर स्टेट के अपने जो है स्टेट इंफॉर्मेशन एक तरह से विभाग होते हैं, वो उनके वो चीज़ों को डील करते हैं। तो डीएवीपी, पीआईबी और तीसरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आप जानते होंगे, आप स्टूडेंट हैं, हमारे शिक्षक महोदय ने आपको पढ़ाया होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो आप बतौर प्रेसमैन या बतौर जर्नलिस्ट या बतौर मीडिया मैन जो आप खबरें, रिपोर्ट, फीचर, आर्टिकल जो आप करते हैं, जो आप मीडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वह किसी नैतिकता को, कोड ऑफ एथिक्स को, मीडिया के कोड ऑफ एथिक्स का यदि उल्लंघन कर रहा होता है तो उस पर वो आपको नोटिस देते हैं कि आपने यहाँ पर वायलेशन किया, आपने यहाँ ठीक नहीं किया, आपने वहाँ गलत किया, वगैरह वगैरह। इन तीनों के अलावा मीडिया कंप्लीट मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा गया। यानी आपके पास पैसा है, आपके पास अभिव्यक्ति है, आपके पास पेन है, आप एक सामाजिक रूप से बड़े ही कॉन्शियस हैं, तो आप अपना अखबार चलाइए, क्या बोलते हैं, पत्रिका चलाइए, फिर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, वेबसाइट खोलिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अखबारों में आप बड़ा निवेश करना है तो अखबार खोलिए, वगैरह वगैरह। और इसके तहत जो है रोज रोज उपदेश भी आते रहते हैं। मीडिया को ये फर्ज निभाना चाहिए, मीडिया को वो फर्ज निभाना चाहिए, मीडिया को अपने दायरे में रहना चाहिए, मीडिया यहाँ बड़ा गलत कर रहा है, मीडिया वहाँ बड़ा गलत कर रहा है। तो उपदेशों से सिस्टम नहीं चलता। सबसे बड़ा उपदेश तो हमारी न्यायपालिका के लिए, कि न्यायपालिका वर्षों लगाती है न्याय करने में, और लोकतंत्र का वो मानव संवैधानिक अंग है, लेकिन आपको न्याय पाने के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं, वकीलों को हायर करना पड़ता है, तमाम वो लोकल कोर्ट के करप्शन का जो डेन है, वहाँ आपको तमाम परेशानियों से दुश्वारियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं, और फिर आपको न्याय मिलता है तब तक देर हो चुकी होती है। और मीडिया जो कि त्वरित न्याय करता है, इंस्टेंट, जैसे होता है ना, इंस्टेंट हम कॉफ़ी या कोई ड्रिंक लेते हैं, तुरंत एनर्जी मिलती है। तो समाज में जो, एक तो और चीज़ मैं बता दूं, मैं सब चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक तरह से आप में एक जनरल वो हो, कोई एक टॉपिक तय है नहीं। तो इन जनरल
जो लोकतंत्र की सब चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। और लोकतंत्र का कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस का आपने अगर पढ़ा होगा कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की पहली शर्त है, कानून का शासन है। अगर आप कुछ भी शासन करेंगे तो पहले कानून बनाएंगे और कानून बनाने का काम विधायिका को दिया जाएगा। दूसरा यह है सेपरेशन ऑफ पावर और मल्टी इंस्टीट्यूशन। लोकतंत्र में कोई एक राजा और एक कोई नियामक नहीं होगा, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा मीडिया, जिसके लोकतंत्र के संवैधानिक अंग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये क्या करते हैं, चारों अपने अपने जरूरती का काम करते हैं और ये चारों एक दूसरे की कमियों को चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल है। खास करके लोकतंत्र की संसदीय राजनीति में, संसदीय लोकतंत्र में ये चीजें मायने रखती हैं। तो चेक एंड बैलेंस, चौखंबा राज, आपका रूल ऑफ लॉ, इलेक्शनियरिंग, चुनाव हर 5 साल में हर चीज का चुनाव करना। अब लोकतंत्र का एक नया आयाम जो भारतीय लोकतंत्र में जुड़ा है वो है ग्राम पंचायती राज, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बाद तीसरा टायर भी अपने रोबस्ट फॉर्म में आ चुका है। यानी कि 800 यदि संसद के मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, तो करीब 4500 राज्य के विधानसभाओं के मेंबर हैं। और थर्ड टायर लोकल बॉडी में करीब 28 लाख प्रतिनिधि हर साल जनता के मतों के द्वारा चयनित किए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें न्यायपालिका को भी एक अलग प्रिंसिपल ये है कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका के किसी भी डिसीजन या किसी भी कानून को संविधान की नज़रों से आंकना, और कई बार न्यायिक स्थितियों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है इसी लोकतंत्र के तहत। और लोकतंत्र के तहत ही न्यायपालिका को भी इतनी शक्तियां दी गई हैं कि कई बार लगता है कि न्यायपालिका ही असल सरकार है। कई बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को पलट देती है। तो हमारा कहना है कि जब मीडिया अपने तकनीकों से सुसज्जित होकर, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को कोई तकनीकी इम्तिहान नहीं देना होता है। यह ठीक है कि सारी जनता अब कंप्यूटर लिटरेसी ले रही है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लोग भी कंप्यूटर लिटरेट हो रहे हैं, लेकिन मीडिया को हर 10 साल पर नई तकनीक की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छापे खाने में भी निरंतर विस्तार हो रहा था, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई, ऑडियो विजुअल में भी पहले टेरेस्ट्रियल था, फिर वो जो है अपलिंक हो गया, सैटेलाइट के थ्रू वो भी चला गया, फिर वेबसाइट का भी नया नई टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। फेसबुक जो पिछले करीब 10 साल पहले था और आज के फेसबुक में काफ़ी चेंजेज आ चुका है। यूट्यूब में रोज चेंजेज होते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नए कई तरीके के सोशल फोरम आ रहे हैं और मीडिया को कहीं न कहीं उनमें लिटरेट होना पड़ता है और हर बार अपने प्रोफेशन और अपने मिशन को बचाने के लिए पत्रकारों को एक तरह से हर तरीके से स्किल होना पड़ता है। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो मीडिया को, अगर हम चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस करने का सबसे अच्छा माध्यम मीडिया है और कहीं कहीं मीडिया ने अपनी परंपरा के तहत वो भूमिका का निर्वाह किया है, कर भी रही है और आगे भी करेगी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि मीडिया जो है कहीं ना कहीं अपने कार्य से भटक गई है। तो पहले तो आप ये तय करिए कि किस कार्य से भटक गई है और मीडिया को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। तो आम पब्लिक से पूछेंगे तो आम पब्लिक के पास इसकी दृष्टि नहीं है। इवन कि दुर्भाग्य से हमारे मीडिया मैन के पास भी ये दृष्टि नहीं है। वो क्या कहते हैं, यदि हम मोदी सरकार से बड़े खुश हैं, हम जो है भारतीय जनता पार्टी से बड़े खुश हैं, योगी सरकार से बहुत खुश हैं, तो मीडिया मोदी और योगी की धुन 24 घंटे क्यों नहीं बजा रहा? अगर नहीं बजाता तो मीडिया को गाली देते हैं। हम मीडिया और मोदी सरकार, योगी सरकार या कोई भी सरकार के मन में हमारे 24 घंटे केवल विरोध की अग्नि जलती रहती है और एक अंध समर्थन का वर्ग है, एक अंध विरोधियों का वर्ग है। वो 24 घंटे चाहता है कि इनके हम खिलाफ जाए और मीडिया में वो अपेक्षा करता है कि मीडिया वो धुन विरोध की क्यों नहीं बजा रहा, फिर वह मीडिया को भी गाली देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर संविधान ये तय कर दे कि मीडिया का रूप वही होगा जो न्यायपालिका का रूप है, कि न्यायपालिका जो ट्रायल करती है, लंबी बैठकें करती है और फिर जब कोर्ट न्यायपालिका जब फैसले देती है तो उनकी फैसले चाहे गलत भी हो, किसी का मजाल नहीं है कि उस पर टिप्पणी कर सके कि यह मोदी के विरोध में है और मोदी के समर्थन में है। क्योंकि न्यायपालिका को संविधान ने एम्पावर किया है, उसको जिम्मेवारी दी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
तय की है और वो स्वतंत्र फैसले लेता है। वो फैसला चाहे किसके भी समर्थन पक्ष में जाए, हो सकता है न्यायपालिका का फैसला हर सत्य के पक्ष में जाए, वह सत्य सरकार के समर्थन में भी हो सकता है और वह सत्य सरकार के विरोध में भी हो सकता है। तो मीडिया का संवैधानिक का दर्जा ठीक उसे न्यायपालिका का स्टेटस प्रदान करेगा। और मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक जो फेक न्यूज देता है, जो मनचढ़े लोग, जो गैर जिम्मेवार मीडिया के लोग होते हैं, जो बिल्कुल गलत हेडलाइन बनाते हैं, बिल्कुल गलत विश्लेषण करते हैं, अपनी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के दबाव में आकर चीजों का विश्लेषण करते हैं, मीडिया एक तरह से उस काम पर मीडिया पर रोक लगेगी। क्योंकि संवैधानिक दर्जा होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी। और साथ साथ जो आज के दौर में जो मीडिया का पता नहीं कि आज चल रहा है, कल को बंद हो जाएगा, परसों कोई छापा पड़ जाएगा, तरसों कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री या बड़ी सरकार उसकी पूरी जो है छानबीन करके और उसको बैठा देगी। किसी और दिन कोई और बड़ा कॉर्पोरेट हाउस आएगा और उसे खरीद लेगा। अगर छोटा मीडिया पहले मध्यम, मझोले और लघु मध्यम के लिए बड़ा सरकार का एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर होता था, सरकारें उनको विज्ञापनों का 35% रिजर्व की थी और उनके लिए कई सारी सुविधाएं थी कि लोकतंत्र में मीडिया न केवल लोकतंत्र का चौथा खंभा है बल्कि मीडिया एक इंडस्ट्री के रूप में भी है। कहीं ना कहीं क्या आप न्यायपालिका को आप इंडस्ट्री नहीं मान सकते? आप देश के 700 जिलों के लोकल कोर्ट्स में आप जाइए, कम से कम वहाँ पर 25,000 लोगों की आजीविका चलती है। तो कहीं पर स्टाम्प पेपर बिकता है, तो कहीं पर टाइपराइटर का काम चलता है, कहीं पर कुछ चलता है, कई लोग उससे फल पड़ रहे हैं और इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होकर के भी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन चूंकि यह लोकतंत्र से डायरेक्ट जुड़ा हुआ चीज है, कहीं ना कहीं इसके अपने, जैसे होता है कि स्पिरिचुअलिज्म में, बड़े बड़े धर्मों में एक परिकल्पना की गई है ईश्वर की। ईश्वर आता है और उसको एक अजीब असीम ऊर्जा से उस धर्म को जोड़ देता है और उस धर्म का अपना ईश्वर तय हो जाता है। किसी का अल्लाह है, किसी का भगवान राम है और शिव है, तो किसी के जीसस है। कुल मिलाकर के वो एक परमात्मा की जो है बड़ी शक्ति है, वो धर्म को एक संजीवनी देती है। उसी तरीके से मॉडर्न नेशन स्टेट में आधुनिक राष्ट्र राज्य में जो सरकार की परिकल्पना की गई है, जो सोवरेनिटी, जो एक संप्रभुता एक फैक्टर है, वो उसको संजीवनी प्रदान करती है और लोकतंत्र के चारों खंभे उसके एक बड़े अंग के रूप में होते हैं। इसीलिए हम कई बार आम जनता से कहते हैं, हे प्रभु, हे सरकार, आप ही हमारे सब कुछ हो। कहीं ना कहीं वो एक शक्ति है जो एक सरकार के रूप में आती है। तो जब हम मीडिया को, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, हर जनता को सचमुच में हर तरीके के अत्याचारों से और हर विकारों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो जनता की अकेला पैरोकारी करने वाली इस लोकतंत्र में कोई इंस्टीट्यूशन है तो वह मीडिया है। क्योंकि आप जब विधायिका में आप जाते हैं तो संसद के प्रति आपकी जिम्मेवारी होती है, आप अपने वोटर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, आप अपनी पार्टी के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। न्यायपालिका मुद्दे और मुद्दई, यानी जो याचिका करता है और जिसके खिलाफ याचिका केवल उसको ध्यान में रखकर अपने फैसले देती है। और कार्यपालिका वह तो हुकूमत चलाती है, वो तो बॉर्ड रूलर अपने को मानती है, चाहे वो मंत्री हो या नीचे एक क्लर्क हो, और उसके आधार पर वो अपने शासन कार्य करती है। लेकिन मीडिया अकेला जनता की पैरोकारी करने वाली संस्था है। आप अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अक्रॉस ऑल पैरामीटर ऑफ सिस्टम, आप मीडिया उनकी आवाज उठाता है। कोई मीडिया में भेदभाव नहीं है कि फलाने की आवाज उठाई जाएगी और फलाने की नहीं उठाई जाएगी। पहले जब कन्वेंशनल मीडिया का दौर था तो बड़ा ही भाई भतीजावाद मीडिया में भी चलता था। मतलब कि जिनके लेख अपने लोग होते थे उनके छापे जाते थे, जो अपने लोग होते थे उनकी न्यूज छापी जाती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतांत्रिकरण भी किया है। हर व्यक्ति को अपना फॉर्म प्रदान कर दिया है, हर व्यक्ति अपनी शिकायतें दे सकता है। वो आज जागरण और क्या बोलते हैं हिंदुस्तान या तमाम अखबारों के उन संपादकों की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी बातें कह देता है। लेकिन हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वह मीडिया वह जो 24/7 इस लोकतंत्र के प्रति अपना योगदान देती है, लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, लोकतंत्र के तमाम सवालों को लेकर के उसकी जिम्मेवारी है। मैं बात कर रहा हूं कि वो मीडिया में जिन्होंने अपने जीवन का प्रोफेशन और मिशन मीडिया को ही तय कर दिया है और वो हर तरीके से समर्पित है। उनको
संवैधानिक दर्जा देने से हमारा लोकतंत्र में एक चहुमुखी विकास होगा। लोकतंत्र में जनता की हर आवाज एक तरह से सुनी जाएगी और जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे मीडिया भागता है कि मीडिया में भी एक गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग दूसरे को मारने पर आमादा है, दूसरा गैंग इनको मारने पर आमादा है। आप देखें टीवी चैनलों में कैसे कुछ लोग एक वर्ग का विरोध करते हैं और दूसरा वर्ग इनका विरोध करता है। एक अपने को राष्ट्रवादी मीडिया कहता है, दूसरा जो है उसे मोदी मीडिया ठहराता है, एक जो है दूसरे को कहता है कि राष्ट्र विरोधी मीडिया है और कहीं ना कहीं वो पूर्व सरकारों का वो विरोधी मीडिया है। तो ये जो गैंग वार चल रहा है, जो गुटों में मीडिया बट गया है, संवैधानिक दर्जे से वह गुट टोटल समाप्त हो जाएंगे। वह केवल जनता की पैरोकारी करेगा। वह समाज और सिस्टम के उन तमाम मूलभूत आदर्शों, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, हर शोषण के खिलाफ आवाज उठाना हो, हर प्रगति और विकास के चीज़ों का समर्थन करना हो, हर तरीके की अन्याय, विसंगति, विरूपता, व्यतिक्रम जो समाज में है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम करेगा वह मीडिया करेगा। क्योंकि मीडिया के में आने वाले लोग ये बात अब मान करके चलिए कि कुछ और लोगों से ज़्यादा भावुक होते हैं, और लोगों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और लोगों की तुलना में उनका व्यक्तिगत हित के बजाय राष्ट्र हित और समाज हित ज़्यादा दिमाग पर जगता रहता है। लेकिन राजनीति में लोकतंत्र का हवाला देकर सारे लोग अपने अपने गेम, अपने अपने पावर, अपने अपने कॉकस, अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने और बड़ी राजनीतिक ताकतों के साथ मेल बिठाकर अपने हितों को साधने का एक तरह से लक्ष्य में लगे रहते हैं। लेकिन मीडिया में भी ऐसा नहीं है कि सिंडिकेट नहीं है, कॉकस नहीं है, रैकेट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मीडिया अगर संविधान के दायरे में आएगी तो मीडिया का टोटल शुद्धिकरण हो जाएगा और जो मीडिया का मॉडल होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे न्यायपालिका का मॉडल है। कई हमारे अखबार के पत्रकार कहते हैं कि जब मीडिया संवैधानिक होगा तो सरकार अपने पैसे लगाएगी तो अपने कंट्रोल कर लेगी। बड़ा ही परिपक्व सोच है। या तो उनको पूरा ये बात अभी बताना पड़ेगा क्योंकि आप अभी पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग बिल्कुल पूरे हैं, तो आप इस बात को एकेडमिक तरीके से अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और आप अपनी एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी जो विचार दृष्टि है उसको भी ध्यान में रख करके आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप में एक ओपिनियन बनाने का काम करेगी, एक परसेप्शन और पर्सपेक्टिव बनाने का काम करेगी, आपके नज़रिए को विकसित करेगी कि हमारी दृष्टि संतुलित हो, सधी हुई हो, सीधी हो, किसी लाइन को नहीं फॉलो करती हो, बिटवीन द लाइन हो। और वो बिटवीन द लाइन क्या है? वो सच की लाइन। लेकिन माफ़ कीजिए, हमारे पत्रकारिता में, हमारे तमाम मीडिया समूहों में हर जगह 24 घंटे आवाज़ निकलती है हम सत्य के साथ, हम सच्चाई दिखाते हैं, हम समझौता नहीं करते हैं। हकीकत यह है कि उसमें से 99% किसी का राहुल गांधी के प्रति दिल धड़कता है, किसी का नरेंद्र मोदी के प्रति दिल धड़कता है, किसी का योगी जी के प्रति दिल धड़कता है, किसी का अखिलेश यादव के प्रति दिल धड़कता है। वो निष्पक्ष नहीं है। जब हम मतदाता है तो निश्चित रूप से किसी एक को मत देंगे। हम कंपैरिजन करेंगे। जो फ्लोटिंग वोटर का कॉन्सेप्ट है कि जो सरकार अच्छी करती है वो उनके समर्थन में आ जाते हैं। जैसे अभी कर्नाटक में हुआ, क्या था? बीजेपी का वोट इंटैक्ट था। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है जो कि कहता है कि हम काम काज के आधार पर ही सरकार और पार्टी का चयन करेंगे, वो बदल जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। लोकतंत्र में एंटी इनकम्बेंसी एक अच्छी घटना है। जो भी सरकार आज योगी सरकार दोबारा आई है, आप लाख कहें, कहीं न कहीं गवर्नेंस के पैमाने पर उस सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके हिसाब से जनता ने उसका फिर से वर्णन किया है। और ऐसा नहीं है कि हारें नहीं होती जिनकी जीत होती है और जिनकी जीत होती है उनकी हारें नहीं होती। ठीक वैसे ही है जैसे हर सवाल इस लोकतंत्र में विमर्श के लिए उठाया जाता है, उन सवालों का जवाब नहीं होता और हर जवाब के खिलाफ फिर से सवाल नहीं होता। लेकिन सवाल है नीयत का, सवाल है नैतिकता का, सवाल है नीति का। और कुल मिलाकर के अलग अलग विषयों में क्या क्या परिवर्तन की गुंजाइश है वो मेरा आज का विषय नहीं है। अगर आप कृषि पर बात करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि कृषि में कौन सी आदर्श नीति हो सकती है। आप सब्सिडी की बात करेंगे तो मैं वो बता सकता हूँ कि उसमें कौन सी आदर्श स्थिति होगी। शिक्षा की बात करेंगे जिससे आप सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा इस देश का एक विशाल ह्यूमन डेवलपमेंट का एरिया है। शिक्षा अपने आप में भारत का तीसरा 1/3 एम्प्लॉयर है। 3 करोड़ अगर सरकारी महकमे में वर्क फोर्स है, सेंट्रल स्टेट और लोकल बड़ी मिलाकर, तो उसमें 1 करोड़ केवल टीचर है।
उसकी इकोनॉमी का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इफेक्ट पड़ता है, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में जाए तो कुल मिलाकर के अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विमर्श है। आज जो मीडिया का विमर्श जो हम आप सबके बीच में हो रहा है, वह विमर्श यही है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, संविधानवाद को और पुख्ता बनाया जाए। अब जैसे भारत में लोकतंत्र की बात आती है और हमारे कई लोग कहते हैं, हमारे विशेषज्ञ लोग, कि हमारा संविधान, कोई कहता है देश संविधान पर चलेगा, और जिनके खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान पर चलेगा, वही लोग तख्ती निकाल करके रैली निकालते हैं कि यह देश संविधान पर चलेगा, सरिया पर नहीं चलेगा। अब किसकी बात सही है ये हमें तय करना पड़ेगा, और इसके लिए आपकी दृष्टि निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए जब आप विचारों की बात करते हैं। तो निष्पक्ष दृष्टि को विकसित करने का सबसे बड़ा मंच मीडिया है, जिसको वो गरिमा, मर्यादा, मान, सम्मान मिलना चाहिए जो कार्यपालिकाएं और सरकारें नहीं देती। सरकारों का हमेशा लक्ष्य होगा कि हमारे समर्थन में विचार बने, पब्लिक ओपिनियन में, और ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तभी तो संविधान की संस्थाएं तय की गई जो ये तय करेंगी कि कौन चीज़ें मानक पर चल रही हैं और कहाँ पर मानकों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे चुनाव आता है तो आपका चुनाव आयोग और पावरफुल हो जाता है। जैसे कि रिजर्व बैंक, बैंकों का मामला आता है तो रिजर्व बैंक और पावरफुल हो जाता है। स्टॉक मार्केट आता है तो सेबी और पावरफुल बन जाती है। आपका सूचना का मामला आता है तो न्यायपालिका के लिए विधि आयोग। और आपको मैं बता दूं कि मीडिया आयोग पहले 70s में हुआ करता था, बाद की सरकारों ने उसे ध्यान नहीं दिया, और उससे सबसे ज़्यादा दोषी कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी भी है, जो इन चीज़ों में बियॉन्ड होराइजन जाकर के सोचने का काम नहीं करता। तो जब एक मीडिया आयोग बनेगा, एक मीडिया नीति बनेगी, कई सारे सरकारें कहती हैं कि देश विरोधी और सिस्टम विरोधी चीज़ें भी छप जाती हैं या उनकी खबरें निकाली जाती हैं, तो आप मीडिया नीति बनाइए ना। आप मीडिया नीति में तय कर दीजिए कि मीडिया में कौन कौन सारी चीज़ें दी जाएंगी। येलो जर्नलिज्म नहीं होगा, फेक जर्नलिज्म नहीं होगा, सेंसेशनल जर्नलिज्म नहीं होगा, आपका अनएथिकल जर्नलिज्म नहीं होगा, आपको किसी तरीके की अश्लीलता, किसी तरीके की किसी भी तरीके की कॉन्कॉक्टेड चीज़ें नहीं आएंगी। तो मीडिया नीति, मीडिया आयोग और संविधान में मीडिया का दर्जा हमारे लोकतंत्र को पूरी दुनिया के लोकतंत्र में एक तरह से सर्वोच्च साबित कर देगा। उसकी पताका पूरी दुनिया में फहरेगी। कई लोग ये सवाल करते हैं, मीडिया के लोग ही ज़्यादा सवाल करते हैं मीडिया के इस इशू पे कि फलाने देश में भी तो मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो क्या भारत उस पर पहल नहीं कर सकता? भारत में कई चीज़ों में दुनिया में सबसे पहले जाकर के पहल की। पंचशील का सिद्धांत, विदेश नीति का पहली पहल जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। वयस्क मताधिकार, महिलाओं को एक समानता देना, भारत ने सबसे जल्दी और पहले कॉल दिया। ब्रिटिश लोकतंत्र में महिलाओं को मतदान का अधिकार काफ़ी बाद में दिया गया, लेकिन भारत ने पहले कॉल किया। इसी तरीके से कंप्यूटर क्रांति जो हमारे देश में हुई, हमने कहीं न कहीं पहले उसका कॉल ले लिया। तो इस तरीके से अमेरिका में भले मीडिया को लोकतंत्र का दर्जा नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत न्यायपालिका से थोड़ी भी कम नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति मीडिया के दफ्तर में जाकर अपने खिलाफ खबर को लेकर के गिड़गिड़ाता है, और मीडिया का वो एडिटर उसे पूरे आई टू आई बात करके उनको कहता है और अपना पक्ष रखता है, और उसका कोई छू नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भारत में आज ये हालात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आज ये हालात इतने बुरे हैं, पहले भी हालात कम बुरे नहीं थे। पहले भी सरकारें कहीं न कहीं इस बात का उल्लंघन करती थी। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उनको अयोग्य ठहराया गया। उसके बाद तो मीडिया का काम है कि राइट विंग से लेफ्ट विंग का सवाल करना और लेफ्ट विंग से राइट विंग का सवाल करना, तभी तो काउंटर चेक होगा। और मीडिया ये थोड़ी सी मनगढ़ंत बातें करता है, और ये उसको अधिकार पहले से मिला। मैं खुद मीडिया के दिमाग चाटने वाले सवालों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उससे समाज, देश और जनता का भला नहीं होता। भला तब होता है जब जनता के मूलभूत सवालों और सरकार की मेन कारगुजारियों का पर्दाफाश आपके सवालों में झलकता हो। जब एक सवाल थोड़ा सा बीजेपी फ्रेंडली राहुल गांधी के पास आ गया, राहुल गांधी चिपक पड़े और कहे कि आप कहाँ से आए हो, तो यानी आपके समर्थन का सवाल अगर आए तो फिर ठीक है, और आपके विरोध का सवाल आए तो ठीक नहीं है। और सत्ताधारी दल की तो बातें मत कहिए, वो तो केवल समर्थन की ही धुन हर मीडिया से बजाय करवाना चाहती है।
अब चूंकि उसको फायदा मिला है कि आपको संवैधानिक दर्जा नहीं है, आपकी इकोनॉमिक्स कमजोर है, आप कब आपका अखबार टीवी चैनल बंद हो जाए, आप पूंजीपति के भरोसे हैं, और पूंजीपति को भी कोई इसमें तुरंत मुनाफा नहीं मिलता। तो पूंजीपति कहीं ना कहीं मीडिया के आउटलेट के बहाने अपना दूसरा फायदा उठाना चाहता है। नौकरशाही, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज में वो मीडिया के जरिए दबाव बनाकर अपने मीडिया हाउस को कहीं ना कहीं संपोषित करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूंजीवाद के भरोसे, संविधान की अपूर्णता के भरोसे जो हमारे मीडिया का पूरा भाग्य उनके भरोसे छोड़ दिया गया है, उससे हमारे मीडिया का कोई बहुत भला नहीं हो रहा है। और हम मीडिया के वो तमाम सवाल अपनी पोइट्री में जो हमें दिखाई देता है, केवल हम उसी पोइट्री को देख करके मीडिया के तमाम विमर्श करते हैं और उसी विमर्शों के सहारे हम मीडिया का फ्यूचर रोड मैप तय करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं अपने तरीके से केवल मैं विचार, लेखन और अपने प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने एक संकल्प जरूर दोहराया है कि पूरे देश के मीडिया नवीसों से, अखबार नवीसों से मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कम से कम एक छोटी चीज सिग्नेचर कैंपेन में जरूर चलवा रहा हूँ, जिससे कि कम से कम 1.5-2 लाख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के पास वो हमारा ज्ञापन जाए कि आप लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए और हर तरीके की मीडिया की कमियों को दूर करने के लिए आप उसका संवैधानिक दर्जा दें। और मीडिया जिससे सस्टेनेबल होगा, मीडिया में काम करने वाले लोगों को सम्मान भी महसूस होगा और उन्हें अच्छा प्रतिदान भी मिलेगा, क्योंकि आजीविका सबसे पहला सत्य है, परम सत्य है। हमारे मीडिया के तमाम टीचर कहीं न कहीं एक सेल्फ आजीविका यहाँ पाते हैं, तब वो अपनी प्रतिभा और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं। लेकिन मीडिया में आपका कैरियर कभी भी अस्थायी नहीं होता, कब आप हायर कर दिए जाएं और कब फायर कर दिए जाएं। और मीडिया में जो आपको जो कैरियर बनता भी है, तो कई लोग ये कहते हैं कि बिना दुखी हुए आप कभी नहीं बनते, बिना संघर्ष किए आप तबते नहीं। यह भी बात सही है कि मीडिया में इतने संघर्ष करने पड़ते हैं कि आपकी लेखनी की धार और जो है प्रखर होती जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बीना के तार को इतना न कसा जाए कि वह टूट जाए, वो परंपरा छोड़ा गया है। मुझे याद है जब योगी जी दोबारा सरकार में चुन करके आए थे, तो उन्होंने एक मैसेज आदेश के तहत दिया था सारे जिला के पुलिस प्रमुखों को कि मीडिया के लोगों को तंग न किया जाए और उनको खामखा परेशान न किया जाए। अगर ये चीज़ें संविधान में होती, ये चीज़ें विधान में होती, तो योगी जी को कहने की जरूरत नहीं थी। योगी जी को किसी न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। सरकार बिल्कुल दबाव में आकर के न्यायपालिका को सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी दी जाती है। आप वो राम रहीम के खिलाफ जब आदेश पारित होना था, तो चंडीगढ़ के वो कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज को फैसले देना था, वो जज की जो सिक्योरिटी थी वो जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। क्या उसने बात लगाई थी? नहीं लगाई। तो मीडिया को भी वो सम्मानजनक स्थान देने की लड़ाई है। कई सारे काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे कि मीडिया को लिए कई तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए। मीडिया को थोड़ा बहुत लड़ाई करने पर तो मीडिया को वो एक तरह से गरिमा में स्थान अगर देना है, तो हमें बिल्कुल एक तरह से इनहेरेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वह व्यवस्था तब बनेगी कि जब एक मीडिया नीति, मीडिया आयोग और संविधान में मीडिया को जब दर्जा देंगे, वह चीज़ें अपने आप एकाकार होंगी, फलीभूत होंगी, साकार होंगी। और फिर उसके बाद मीडिया का एक बड़ा ही गौरवशाली, एक बड़ा ही आदर्श और एक बड़ा ही जरूरी, बेहद जरूरी, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी जो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने कही, वो चीज़ें हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। और फिर हमारा समाज, सिस्टम, देश और तमाम लोकतंत्र और संविधान के इदारे अपने उत्कृष्ट फॉर्म में आएगा, अपने उत्कृष्ट स्वरूप में आएगा। और सचमुच में एक तरह से जो कहते हैं कि जो जनता का बिल्कुल हित, वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। जो जन है उसका हित रिफ्लेक्ट होगा और दुर्जन का जो है हित जो है वो एक तरह से बिल्कुल वो क्रस होगा। वह कहीं ना कहीं वो उसको रोक लगेगी। उसमें लोकतंत्र के तमाम दबाव समूहों के मार्फत जो तमाम तरीके से जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग, जो तमाम दुर्जन वर्ग भी कहीं ना कहीं अपना समूह बनाकर, पॉलिटिकल कॉकस बनाकर अपने हितों को साध लेता है। लेकिन जब ये चीज़ें व्यवस्था होंगी तो एक संपूर्ण लोकतंत्र का निर्माण होगा। क्योंकि 3 खंभे में कोई भी छप्पर अच्छे से अवलंबित नहीं हो सकता। जब आप चारों तरीके से खंभे लगाएंगे तो वो छत जो है
वो बिल्कुल अवलंबित होगा और तब हमारे सामने एक बड़ा ही एक शानदार लोकतंत्र, संविधानवाद और जनता का राज पूरी दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र की एक नई नज़ीर पेश करेगा। और आप जिस पेशे से, जिस भावी पेशे से आप बिलोंग करेंगे, उस पेशे को एक बड़ा ही माकूल और एक बड़ा ही एक जरूरी एक तरह से उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, परिवेश जो है निर्मित होगा और फिर हमारा राष्ट्र राज्य सचमुच में लोकतंत्र की, संविधान की एक तरह से गौरवशाली ऊंचाइयों को छू पाएगा। मुझे लगता है कि मैंने बड़ा लंबा आपका वक्त ले लिया। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो आपके समझ और नासमझ के दायरे में हो, वो आप सवाल बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे प्रोफेसर अनिल राय साहब, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा की वजह से ये कार्यक्रम हुआ, मैं उनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। सर थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मुझे लगता है कि करीब करीब 40-45 मिनट का हमारा ये हो गया। तो आप सबके सामने ये सवाल है, आप प्लीज जो भाई आपके मन में के छात्र हैं, कुछ सवाल